हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसके पीछे का पूरा क्या कहानी है, ये पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली केशवानंद भारती केस 1973 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, यू कांट अमेंड दीज थिंग्स। तो बेसिक स्ट्रक्चर आया क्यों, इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसका पूरा स्टोरी आज हम समझेंगे। तो इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट का कंस्टिट्यूएंट पावर पे। बहुत सारा पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर। यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पावर। कंस्टिट्यूएंट पावर कहने का मतलब हुआ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन सा पावर है, आर्टिकल 368 के अंदर। 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ स्टेट रेटिफिकेशन। स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू क्या होता है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को अमेंड किया जा सकता है। और जितने फेडरल प्रोविजन है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों कंसर्न होते हैं, उसको स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ स्टेट रेटिफिकेशन का जरूरत होता है। तो ये गवर्नमेंट का कंस्टिट्यूएंट पावर हमेशा एक कारण रहा, ऑलवेज ए टसल बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी, कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को कितना अमेंड कर सकती है। तो ये हमेशा से इस पे जो है ना, गवर्नमेंट और जुडिशियरी का हमेशा झगड़ा चला है। और झगड़े के लिए हमेशा बीच में जो आर्टिकल आई है वो आर्टिकल 31 है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को बीच में लेके गवर्नमेंट और जुडिशियरी का हमेशा झगड़ा चला है। तो इसमें तीन प्लेयर रहेंगे मेन, कि गवर्नमेंट लॉ बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। तो पहला प्लेयर क्या हो गया अपना, गवर्नमेंट। अब लॉ बनाने के बाद कुछ लोग उसको केस करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो नॉर्मल सिटीजन। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पे कुछ अपना जजमेंट देगी, मतलब जुडिशियरी। यही तीन प्लेयर के बीच कहानी चलेगा। ओके, तो अब इसके लिए आर्टिकल क्या क्या है, गवर्नमेंट के पास कौन कौन सा आर्टिकल का पावर है जिसके थ्रू वो लॉ बना सकती है। उसके बाद सिटीजन के पास कौन कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती है। और जुडिशियरी के पास कौन कौन सा आर्टिकल अवेलेबल है जिसके थ्रू वो जजमेंट दे सकती है। तो पहले आर्टिकल कंसर्न देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के पास कौन कौन सा आर्टिकल है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के पास है आर्टिकल 368। इसका चर्चा हम लोग कर लिए कि आर्टिकल 368 के हेल्प से गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। आर्टिकल 368 इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 पार्ट ऑफ डीपीएसपी है। इसमें सर्टन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। स्टेट को अपना लॉ बनाने के समय कुछ प्रिंसिपल को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें क्या होना चाहिए कि कुछ चीजें अचीव होना चाहिए, जैसे मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। ऐसे करके ये पांच चीज है। इसमें हम लोग इस पे मेन फोकस करेंगे, बी और सी पे। बी और सी पढ़ते हैं आराम से। बी और सी क्या है, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। मतलब सिंपल करने का मतलब है कि मटेरियल रिसोर्स कहीं एक जगह जमा नहीं होना चाहिए, सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। सेम सी में भी वही, ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ। इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल वेल्थ। मटेरियल कहीं एक जगह जमा नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। तो इसी इसी के बेसिस पे क्या हुआ, नेशनलाइजेशन लाई गवर्नमेंट, बैंक नेशनलाइजेशन। और ऑनरशिप एंड कंट्रोल नहीं हो जाए, इसी के लिए जमींदारी को एबोलिशन किया आर्टिकल 39 के अंदर और आर्टिकल 368 के हेल्प से। तो ये गवर्नमेंट का ये दोनों आर्टिकल है पावर के लिए, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 39। अब सिटीजन के पास क्या क्या पावर है, सिटीजन कोर्ट में जा सकती है फंडामेंटल राइट के हेल्प से, डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें आर्टिकल 14 में जा सकते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि लॉ हमारे लिए इक्वल क्यों नहीं है, माने हम जमींदार है लेकिन आप मेरा राइट तो नहीं छीन सकते हैं, लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। ओके, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम का एक पार्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ हैविंग एनी प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन हम कर सकते हैं, तो जमींदारी इज आल्सो ए प्रोफेशन, तो आप ये मेरे से नहीं छीन सकते हैं। फिर आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, कब तक, अप टू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 तक। 1978 में इसको हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं बचा। लेकिन आर्टिकल 31 इसके पहले था, राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट एंड यू कांट टेक अवे योर फंडामेंटल राइट। इसी पे बात था कि फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट कितना कम कर सकती है, क्या कर सकती है, हटा सकती है कि नहीं, इसी पे झगड़ा हमेशा चला है।
अब जुडिशरी के पास क्या क्या पावर है? जुडिशरी के पास दो आर्टिकल है, दोनों फंडामेंटल राइट। पहला है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? इनकंसिस्टेंट लॉ विथ फंडामेंटल राइट टू बी इनवैलिड। जो भी लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा, फंडामेंटल राइट छीन रहा होगा, उसको इनवैलिड किया जा सकता है, कि दे कांट बी वैलिड। और इसी को सपोर्ट करने के लिए आर्टिकल 32 आया। आर्टिकल 32 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। रिमेडी विथ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू होगा कोई भी लॉ का, जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा हाई कोर्ट 32 के हेल्प से, और सॉरी सुप्रीम कोर्ट 32 के हेल्प से, और हाई कोर्ट 226 के हेल्प से। वो इसका वो डिसाइड करती है कि वेदर दिस लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, यहां तक हो गया। अब तीनों का हो गया। अब इसके बाद झगड़ा स्टार्ट होगा। झगड़ा स्टार्ट होने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 पे ही मेन झगड़ा था। क्योंकि जिस समय आजादी हुआ था उस समय जमींदारी प्रथा था, जमींदार लोग के पास बहुत जमीन था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा लॉ लाया जमींदारी एबोलिशन का। उसके बाद बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी जमींदारी एबोलिशन पे लैंड रिफॉर्म के लॉ लाए। अब इसके कारण बहुत सारा कोर्ट में केस हो गया जमींदार के थ्रू। तो कुछ हाई कोर्ट ने उसके सपोर्ट में जजमेंट दे दिया, कुछ ने उसके अगेंस्ट में जजमेंट दे दिया। तो अब इसके लिए पार्लियामेंट ने क्या किया? पहला अमेंडमेंट एक्ट 1951 में लाया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। इसमें क्या किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को कम किया गया। इसके लिए क्या किया गया कि आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी में दो एक्सेप्शन जोड़ा गया, 31A और 31B। 31A क्या है अब समझ लेते हैं। 31A ये है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। मतलब 5 लॉ को जो है ना बोल दिया गया, 5 एकदम क्लियर कट लिख दिया गया कि दीज 5 लॉज आर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। इसमें है क्या क्या? इसमें वही जमींदारी वाला सबसे रिलेटेड है। इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है क्या कि एक्विजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड राइट बाय द स्टेट, मतलब किसी भी जमीन को गवर्नमेंट ले सकती है। दूसरा टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट, कोई भी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट भी स्टेट मतलब गवर्नमेंट ले सकती है। एमलगेमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, दो कॉर्पोरेशन को सरकार मिला सकती है। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ राइट ऑफ डायरेक्टर, उनके डायरेक्टर शेयर होल्डर का पावर खत्म कर सकती है। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीज, मतलब बेसिकली इसका कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट किसी से भी उसका जमीन छीन सकती है, उसको मार्केट रेट पे कंपनसेशन देके। उसमें 5 चीज को क्लियर डिसाइड कर दिया कि दीज आर एक्सेप्शनल केसेस और दीज आर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। और आप इसके लिए ये नहीं जा सकते हैं कि मेरा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 छीना जा रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो जितना सब पेंडिंग था हाई कोर्ट में सब खत्म हो गया। और दूसरा आर्टिकल 31B जोड़ दिया गया। आर्टिकल 31B तो और खतरनाक था। आर्टिकल 31A के थ्रू तो बस 5 लॉ को कवर किया गया। आर्टिकल 31B में क्या किया गया? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, एक 9th शेड्यूल बना दिया गया। और 9th शेड्यूल में ये हुआ कि 9th शेड्यूल में जिस भी लॉ को पार्लियामेंट डाल देगी ना, दे आर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। 9th शेड्यूल बना दिया गया। अब 9th शेड्यूल में जिस भी लॉ को पार्लियामेंट डाल देगी, दे आर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, कि फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, इस बेसिस पे इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट ने कर दिया, आर्टिकल 31A 31B ला दिया। इसके थ्रू बस यही किया गया कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट को उन्होंने ये जुडिशरी से बाहर कर दिया कि दे कांट जुडिशियल रिव्यू, इसका रिव्यू आप नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद कहानी स्टार्ट होगा। अब इसके बाद वकील एक शंकरी प्रसाद केस का जजमेंट आया। उसमें पहले तो ये डिसाइड हुआ कि ये आर्टिकल 13 में क्या, इनकंसिस्टेंट लॉ विथ फंडामेंटल राइट टू बी इनवैलिड। अब जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ उस समय ये डिसाइडेड ही नहीं था कि इस लॉ जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ कवर होगा कि नहीं। मतलब आर्टिकल 368 के थ्रू जो लॉ बनेगा उसको इस लॉ का डिफिनेशन में लाया जाएगा कि नहीं। ओके, तो शंकरी प्रसाद केस में वही चीज को क्लियर किया गया। शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ? शंकरी प्रसाद केस में जजमेंट ये आया, शंकरी प्रसाद केस 1951 में, कि आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ लिखा है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को कवर ही नहीं करता है। ठीक है, अब कवर ही नहीं करता है तो अब फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, इस बेसिस पे आप हम जुडिशियल रिव्यू ही नहीं कर सकते हैं।
और आर्टिकल 368 के हेल्प से गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो ये दो चीज आया कि आर्टिकल 13 डज नॉट कवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आर्टिकल 368 अमेंड फंडामेंटल राइट यूजिंग इट। ये दोनों चीज हो गया, मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट में ही जजमेंट आया विथ फुल मेजोरिटी कि आर्टिकल 13 का लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को कवर ही नहीं करेगा और विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 368 यू कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। अब उसके बाद 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया। इसमें हुआ क्या कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट का लॉ को उठा के 9th शेड्यूल में डाला गया। ठीक है, अब इसके कारण गोलकनाथ केस का जजमेंट आया। गोलकनाथ केस में हुआ क्या था कि पंजाब में गोलकनाथ फैमिली थी, उनके पास 500 एकड़ जमीन था। ठीक है, अब उसमें ये जजमेंट दे दिया था स्टेट गवर्नमेंट का लॉ ने कि अब आप 500 एकड़ नहीं रख सकते हैं, 30 एकड़ रख सकते हैं, मतलब उनका राइट टू प्रॉपर्टी छीना जा रहा था बेसिकली। तो सुप्रीम कोर्ट में यही जब केस गया तो इसका जजमेंट बहुत खूबसूरत आया कि आर्टिकल 13 का लॉ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को भी कवर करेगा। ठीक है, मतलब जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं कोई भी मतलब आर्टिकल 368 के हेल्प से अगर आप कोई भी लॉ बनाइएगा तो दे आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 13 और उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। फिर आर्टिकल 368 के थ्रू बोल दिया कि पार्लियामेंट कोई फंडामेंटल राइट अमेंड ही नहीं कर सकती। इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट कांट अमेंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, लेकिन इन्होंने 7th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो हुआ था अमेंडमेंट उसको इनवैलिड नहीं कहा, उसको बोला ठीक है बट आर्टिकल 13 जो है ना कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को और विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 368 आप अमेंड नहीं कर सकते। मतलब शंकरी प्रसाद का जस्ट अपोजिट जजमेंट आ गया। शंकरी प्रसाद बोला था क्या कि आर्टिकल 13 का लॉ वर्ड जो है ना कवर नहीं करता है, इन्होंने बोला करता है और उन्होंने शंकरी प्रसाद में बोला था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। गोलकनाथ केस में बोली नहीं, पार्लियामेंट एकदम अमेंड नहीं कर सकती है। अब ये होने के बाद अब गवर्नमेंट का आया, गवर्नमेंट ने बोला कि आर्टिकल 13 और 368 का ही झगड़ा है तो हम इन्हीं दोनों को अमेंड कर देते हैं। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में यही हुआ, उन्होंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया। आर्टिकल 13 में क्लियर लिख दिया कि विल नॉट कवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को कवर ही नहीं करेगा और आर्टिकल 368 में पावर है पार्लियामेंट के पास टू टेक अवे और एब्रिज एनी फंडामेंटल राइट। इन्होंने आर्टिकल 13 और 368 को ही अमेंड कर दिया पार्लियामेंट ने। और उसके बाद उन्होंने 25th अमेंडमेंट एक्ट वो ला के जो है ना उसमें एक और एक्सेप्शन जोड़ दिया, एडेड 31C, एक और 31A और 31B तो जुड़ा हुआ ही था, 31C जोड़ दिया। इसमें बोला क्या कि कुछ लॉ को जो है ना आर्टिकल 31 का B और C पार्ट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं और इसका आप आर्टिकल 14 और 19 के बेसिस पे आप वो नहीं कर सकते हैं, मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एडेड 31C में दो पार्ट था, उसमें पहला पार्ट क्या था कि एनी लॉ गिविंग इफेक्ट टू 39B और 39C कांट बी इनवैलिड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। ओके, कि मतलब 39B और 39C क्या था? 39B क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, मतलब जमीन कहीं कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, इस हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है। 39C क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो अगर इसके लिए कोई लॉ बनाएगी तो इसके लिए आप बेसिस ऑफ आर्टिकल और 14 और आर्टिकल 19 के बेसिस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं और इस तरह का लॉ का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, नो जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, उन्होंने आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया, एक 31C को भी ऐड कर दिया कि अगर हम डीपीएसपी का 39 और B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ बनाएंगे तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं और कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा इसका। अब इसी का केशवानंद भारती केस जो सबसे इंपॉर्टेंट केस 1973 का है, सबसे बड़ा जज बेंच बैठा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 13 जज का बेंच बैठा था। उसने क्या किया कि ओवर रूल्ड गोलकनाथ केस का जो जजमेंट था उसको ओवर रूल कर दिया। ठीक है, और अपहेल्ड, बट इन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट को अपहेल्ड किया, बस इसका 31C पार्ट B को इन्होंने इनवैलिडेट कर दिया, नो जुडिशियल रिव्यू को इन्होंने इनवैलिडेट कर दिया, मतलब बोला कि नहीं जुडिशियल रिव्यू तो हम करेंगे।
ओके। और इन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज निकाला, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में ये बोला गया कि यू कांट अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर, आपको जो चेंज करना है कीजिए, लेकिन यू कांट अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग अल्टर नहीं कर सकते हैं। और अगर इसी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कोई फंडामेंटल राइट है तो आप उसको भी अमेंड या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने एक तरह से एक कॉन्सेप्ट दिया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। और इन्होंने बोला आपको जो चेंज करना है कीजिए, बट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। प्लस इन्होंने 31C का पार्ट बी को इनवैलिडेट किया। नो जुडिशियल रिव्यू वाला जो उन्होंने 31C पार्ट बी में डाला था, इसको इनवैलिडेट किया, मतलब जुडिशियल रिव्यू हम करेंगे। आप अगर 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए भी कोई लॉ बनाइएगा तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा, आप उसको नो जुडिशियल रिव्यू में नहीं डाल सकते हैं। ओके। और इन्होंने ओवर रूल्ड कोलकनाथ केस का सब चीज ओवर रूल कर दिया, मतलब गवर्नमेंट को जो करना है करने दीजिए, जो अमेंडमेंट करना है करने दीजिए, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर के अगर अंदर कोई फंडामेंटल राइट है तो उसको भी अमेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दे दिया गया। ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि इंदिरा गांधी जी का एक इलेक्शन डिस्प्यूट इलाहाबाद में उनके अगेंस्ट चला गया, तो उससे बचने के लिए उन्होंने 34th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में लाया। उसमें क्या था कि उसमें उन्होंने किया कि इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, मतलब प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर का अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, उसका पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है, मतलब इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो इसी का केस हुआ इंदिरा गांधी केस 1975 में। इस बार इन्होंने बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब हम जुडिशियल रिव्यू तो करेंगे। इसमें इन्होंने क्लियर डाल दिया कि जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके। फिर उसके बाद इन्होंने 42nd में अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इमरजेंसी के बीच में जो आया था 1975 से 1977 के बीच, जो इमरजेंसी के बीच आया था, इसमें पूरा चेंज कर दिया इन्होंने। इसमें गवर्नमेंट पूरा एकदम अपना पावर ही बढ़ा ली। उसने बोला आर्टिकल 368 के मदद से कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, गवर्नमेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, और उसका नो क्वेश्चनिंग, कोई अब क्वेश्चन ही नहीं होगा। ओके। अब इसी पे मिनर्वा मिल केस 1980 में जजमेंट आया, उसमें फिर बेसिकली वही बोला कि जुडिशियल रिव्यू तो होगा, जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसको फिर से रीअफर्म कर दिया ये जुडिशियरी ने, जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके। उसके बाद अब जुडिशियल रिव्यू या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कब से अप्लाई होगा, ये डिसाइड हुआ वामन रॉ केस 1981 में। इसमें बोला गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर टू अप्लाई आफ्टर 24 अप्रैल 1973, जिस दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया उसके बाद ही हम अप्लाई करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को। 24 अप्रैल 1973 के पहले मतलब आप लोग जो किए सब जुडिशियल रिव्यू से बच गया। उसमें क्या क्या बच गया, 31A बच गया, 31B बच गया, 9 शेड्यूल बच गया, और 31C का पार्ट ए बच गया। ठीक है। उसके बाद कोई भी लॉ अगर बनेगी तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट केस और डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट के थ्रू वो हुआ है कि कौन कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, तो वही जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब डिफरेंट जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरे जजमेंट से आया कि दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का साइज बढ़ता जा रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब कौन कौन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फिर लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है, पार्लियामेंट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकती है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये सब पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है और ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस से आया है। ठीक है।
अब इसी सब के बेसिस पे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टेस्ट होता है, कोई भी अगर लॉ बनता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टेस्ट करता है कि ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है कि ये लॉ नहीं। तो उसमें बेसिकली तीन चीज चेक किया जाता है कि हैविंग सुटेबल लेजिस्लेटिव पावर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है तो उसको ये पावर है कि नहीं, क्योंकि तीन तरह का सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट और कंकरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंट्रल सब्जेक्ट वाले में सेंट्रल लॉ बना सकती है, स्टेट वाले स्टेट लिस्ट में स्टेट सब्जेक्ट बना सकती है, फिर कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका लॉ उसमें मोर पावरफुल होता है। तो वो देखती है कि इनको पावर है कि नहीं पहले तो लॉ बनाने का। दूसरा, डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट तो नहीं वायलेट कर रही है। और तीसरा, डज नॉट अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म तो नहीं कर रही है। इस बेसिस पे हर एक लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टेस्ट होता है। तो यही है बेसिक स्ट्रक्चर का कहानी। बेसिक स्ट्रक्चर में बस बेसिकली यही हुआ कि केशवानंद भारती केस में जो जजमेंट आया कि आपको जो चेंज करना है कीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर को आप नहीं बदल सकते हैं। उस बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो सकता है, वो डिफरेंट जजमेंट के थ्रू बताया गया है कि कौन कौन सा पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट से बचा लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पावर कम कर दिया, पार्लियामेंट मतलब पूरा नहीं बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट विद द हेल्प ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें रिलेटेड केस भी देख लिया। और याद करने का एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि दो चीज है, एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जो सब अमेंडमेंट लाया, तो उसके लिए कौन कौन सा अमेंडमेंट लाया। तो पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा लॉ लाया याद करने के लिए, पहला 7वां, 24 और 34, 17, 24, 34 समराइज कर रहे हैं, याद कर लीजिए। अब पहला के बाद उन्होंने क्या लाया, शंकरी प्रसाद केस में जजमेंट दिया, शंकरी प्रसाद। फिर दूसरा, इसके बीच में गोलकनाथ केस आया, फिर केशवानंद भारती केस में आया, केशवानंद भारती केस में। और 34वां के बाद तो फिर वही 42वां आया, एक साथ 24, 34, 42। ठीक है, 34 से 42 के बीच में मिनर्वा मिल केस, केशवानंद भारती 34, सॉरी यहाँ पे 34 के बाद इंदिरा गांधी केस आया 1975 के बाद। फिर 42वां के बाद आया है मिनर्वा मिल केस और वामन राव केस। तो इसको एक बार याद कर लीजिए, एक साथ 24, 34, 42, उधर साइड से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लाया। उसके बाद केस जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, इंदिरा गांधी केस, फिर मिनर्वा मिल केस और वामन राव केस। और उसमें क्या क्या है पूरा देख लिए, एक बार आराम से इसको पॉज करके पढ़िएगा, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है और मैंने किसी तरह समझाने का ट्राई किया है, तो इतना कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है, थैंक्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।